नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट्स शेयर करूँगा क्योंकि लास्ट कुछ डेज़ में मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है और वो भी ग्लोबली मार्केट के कारण क्योंकि इंडियन मार्केट में ऐसे कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो उसके इम्पैक्ट डायरेक्टली हर स्टॉक के ऊपर देखने को मिला। तो जो लोग परेशान में है कि अभी सर क्या किया जाए? क्योंकि लॉसेस दिख रहा है, तो रेड दिख रहा है पोर्टफोलियो तो क्या किया जाए? देखिए, ऐसे सिचुएशन में आपको शांति रखना होगा क्योंकि मार्केट हमेशा आपको प्रॉफ़िट देगा, हमेशा वो ऊपर ही जाएगा, ऐसे होगा नहीं। कभी न कभी वो रिटेस्ट करेगा, कभी न कभी नीचे आएगा, फिर से वो बाउंस बैक करेंगे। तो इस तरीके से सिचुएशन अगर लास्ट 10 ईयर्स आप अगर आप देखेंगे ना, तो आपको बार-बार इस तरीके से डेटा, न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोगों के एक्सपीरियंस हो चुके मार्केट में, वो इस तरीके से सिचुएशन में डरते नहीं हैं, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे आएगा मतलब एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा है। जो लोग ऊपर में खरीदारी नहीं कर पाए, तो उसको एक अपॉर्च्युनिटी मिला है और भी खरीदारी करने का। क्या सही में कुछ कंपनीज़ के ऊपर अपॉर्च्युनिटी मिला है? चलो एक बार आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखिए बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ आप सभी जानते हैं टेक्नोलॉजीज़ इंडस्ट्रीज़ में एक मतलब एक अलग लेवल का कंपनी काम किया है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। क्योंकि लगातार इस कंपनी को प्रोजेक्ट भी मिला, कितना प्रोजेक्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली अभी कंपनी काम कर रहा है। उसके लिए बात करें तो कंपनी सीडब्ल्यूआईपी के ऊपर कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और इस बार भी 64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो पिछले बार 120 करोड़ था। मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया है। उसके साथ-साथ कंपनी इस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर पैसा लगा चुकी है। ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगा चुके हैं। फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी इसके ऊपर अराउंड 1200 करोड़ से 2000 करोड़ तक कंपनी का फिक्स्ड एसेट देखने को मिला। उसी तरीके से अगर अदर्स एसेट के बारे में बात करूँ, तो अदर्स एसेट देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी का 2300 करोड़ का ट्रेड रिसीव हुआ और एज़ ए मतलब मतलब इन्वेंटरीज़ के बारे में बात करें तो कंपनी की इन्वेंटरीज़ 60,000 करोड़ पहुँच चुके हैं। सॉरी 1600 करोड़ के आसपास पहुँच चुके हैं। तो जो कंपनी का एक टाइम सिर्फ 89 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ के आसपास मतलब इन्वेंटरीज़ हुआ करता था, आज वो ना 1600 पहुँच चुके हैं। मतलब इतने बड़े इन्वेंटरी को कंपनी मेंटेन्स कर रहा है। तो लोग जो कह रहे हैं कि इस कंपनी लगातार भाग भी चले, उसके पीछे रीज़न कौन-सा है? वो है कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट। अगर देखेंगे कंपनी का सेल्स ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। उसके साथ एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 67 से 140 ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो मतलब आप सोचिए कंपनीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतना ज़्यादा ग्रोथ इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी को पीएलआई स्कीम मिला था। तो पीएलआई स्कीम के माध्यम से कंपनी अच्छा खासा कंपनी को बूस्ट देखने को मिला और इसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। अभी चलो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न में पहले ही आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना। ध्यान से देखना यहाँ पे जो बिगिनर है उसको नया कुछ सीखने को मिलेगा। रेंज ट्रेड का मतलब क्या है? मुझे जब भी कोई कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल दिखे, ध्यान से सुनिएगा, कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल मतलब यहाँ पे जो रेड कैंडल हुआ इसको कैंसिलेशन कर देंगे। तो कंटिन्यूअसली जो बाइंग कैंडल बने उस रेंज को मैं मार्किंग किया। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेड मिले इसका रेंज को मार्किंग किया। उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड एंड टॉप साइड का रेंज को मार्किंग किया। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब इस रेंज में नीचे लेवल को टच करेंगे, मतलब शेयर नीचे आकर इस लेवल को टच करेगा, तब मेरा बनेगा एंट्री और इस हाई लेवल तक बनेगा मेरा टारगेट। आप कहेंगे सर यहाँ पे आप एंट्री क्यों ले रहे हैं? देखिए ये रेंज ट्रेड है और रेंज ट्रेड में हमेशा ढूँढना है कि रेंज ट्रेड में 20% से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। अगर 20% से ज़्यादा हुआ तो एक रेंज ट्रेड बन सकता है। तो उसमें आपको पहले कंपनी का फंडामेंटल्स, कंपनी का बिजनेस को देखना पड़ेगा और करंट टाइम में जब आप ट्रेड लेने जा रहे हैं उस टाइम में कोई नेगेटिव न्यूज़ है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। कोई कोर्ट केस, कोई फेक मतलब कोई इनसाइडर ट्रेडिंग, कुछ इस तरीके से कुछ न्यूज़ उस कंपनी के ऊपर है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक-ठाक है, मतलब फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, न्यूज़ सब कुछ ठीक-ठाक है, उसके बाद इस तरीके से अगर मतलब एक एक सेटअप बने, तो आपको हमेशा इंतज़ार करना पड़ेगा इस नीचे लेवल को टच करने का। तो जब इस नीचे लेवल को टच करता है, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ और मेरा टारगेट हमेशा इस हाई लेवल तक होता है। तो देखिए स्ट्रैटेजीज़ को मैं ये नहीं कहूँगा कि कल ही जाकर इस स्ट्रैटेजीज़ में अगर एंट्री बने तो बाय कर लीजिए, ऐसे बिल्कुल मत करिए। आप एटलीस्ट इस स्ट्रैटेजीज़ को लास्ट 10 ईयर्स एक बार बैक टेस्टिंग करके देखिए। क्या सही में इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में दम है? क्या सही में इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में कभी प्रॉफ़िट हुआ है? तो उस स्ट्रैटेजीज़ को एक बार रीच आउट करिए, उसके ऊपर अगर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीईएससी। देखिए बेसिकली सीईएससी के बारे में एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये एक कोलकाता बेसिस कंपनी है, आप सभी जानते हैं।
और पावर जेनेरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। बेसिकली कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं। जेनेरेट जो कंपनी का पावर होता है वो बहुत कम है। अगर मैं इस कंपनी का बिजनेस ऑफ व्यू से बात करूँ, आप यहाँ पे रेवेन्यूज के बारे में बात करो, आप खुद ही देख सकते हैं। टोटल जो है कंपनी का सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 100% सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी काम करते हैं। मतलब घर घर में, इंडस्ट्रियल में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका काम इस कंपनी करते हैं। उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद उसको जो मतलब रेवेन्यू मिलता है उसी से कंपनी का बिजनेस चलता है। तो कंपनी ऑल ओवर इंडिया में पूरा का पूरा बिजनेस कर रहा है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी सीएससी जो कंपनी है वो बेसिकली कोलकाता बेसिस कंपनी है, वेस्ट बंगाल कोलकाता बेसिस कंपनी है। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है। अभी देखिए इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है उसमें इस कंपनी को मुझे बेस्ट इसीलिए लगता है क्योंकि वैल्यूएशन एकदम सस्ता है। साथ ही साथ इसका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ देखा है तो कंपनी के मतलब प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। ईयर पी ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट को थोड़ा सा वीकनेस हुआ, कोई बात नहीं। कंपनी खुद को सारी जगह पे मेंटेन करेंगे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कंपनी अभी भी 22,000 करोड़ की कंपनी है। तो सारी चीज़ों को समझते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के ऊपर जब भी काम करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले एक बार इन्वेस्टर को जरूर चेकआउट कर लेना कि इन्वेस्टर सही में इस कंपनी में पॉजिटिव है। बिल्कुल है। एफएस के पास सॉरी म्यूचुअल फंड के पास 15% होल्डिंग था, वो बढ़ के 17% हो चुके हैं। एफएस के पास 13% होल्डिंग था, बढ़ के हो चुके कितना है, 13.5%। मतलब बीच में कंपनी के ऊपर जो मतलब होल्डिंग्स है वो 12% होल्डिंग हो गया था, वो बढ़ के आज 13.5% हो चुके हैं। अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स का ग्रोथ देखने को मिला, जो होल्डिंग्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो अपडेट के बारे में एक ही बात कहूँगा, कंपनी में एक अच्छा खासा जानकारी, एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो बाकी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपको अगर काम करना है तो उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में कितना दम है। जैसे यहाँ पे क्या बना था, शोल्डर सॉरी कफ, उसके बाद 3 बार हैंडल बने। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया, इस लेवल तक गया और फाइनली इस टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से आप एंटी बने और फाइनली इस लेवल तक इसका टारगेट बने। तो टारगेट बनने के बाद कितना टारगेट मिला, 26% का टारगेट मिला। और वो भी कितने दिन में मिला, अगर मैं टोटल ओवरऑल इसके एंटी पॉइंट को देखूँ, एक्चुअली ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे एंटी हुआ था। एंटी से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 15 दिनों में, 15 दिनों में 27% का टारगेट मेरे हिसाब से बेस्ट है। आपके हिसाब से क्या है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, नेक्स्ट व्यू जो है आपका वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली यहाँ पे एक रेंज बना है, क्या उस रेंज में सही में कोई ट्रेड बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे बाइंग रेंज को मार्किंग करूँ तो ओवरऑल इसका बाइंग रेंज कितना बना, 27%। अभी देखिए 27% का जो रेंज बना है उसमें ऑलमोस्ट एंटी यहाँ पे हो चुके हैं। तो इसका टारगेट कहाँ तक बनेगा, इस हाई लेवल तक। इस हाई लेवल तक टारगेट बने तो 22% के आसपास टारगेट फिर से मिलेगा। मतलब बार बार आपको ट्रेड मिलता रहेंगे। आपको सिर्फ कंपनी के ऊपर भरोसा और मार्केट के ऊपर भरोसा करना होगा। लोगों के मन में यही डाउट है, मुझे 2 दिन से बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर मार्केट इतना बड़ा क्रैश हो गया, मतलब 2-3% के आसपास करेक्शन हो रहा है, तो क्या मार्केट से निकल जाओ। देखिए यही पब्लिक पब्लिक गलती करते हैं और इसी का फायदा इंस्टीट्यूशन उठाता है। हम लोग गलती यही करते हैं कि मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए तो हम लोग ना समझ कर ही बाहर हो जाते हैं, और बड़े इंस्टीट्यूशन उसी का फायदा लेते हैं। हम लोग माल बेचते हैं और वो लोग माल उठाते रहते हैं। तो अगर आपको कुछ बड़ा बनना है, आपको कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो आपको पेशेंस होना चाहिए, आपको मार्केट के ऊपर भरोसा करना चाहिए। हाँ, वही कंपनी के ऊपर भरोसा करिए जो कंपनी आपको ट्रस्टेड लगे। ऐसे नहीं कि पेनी स्टॉक है, कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक नहीं है और उसके ऊपर पूरा का पूरा आप पैसा लगाकर बैठे हुए हैं, तो वो शायद आपको लॉसेस दिला सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट एक केमिकल इंडस्ट्री, इसके लीडर क्लियर है। इसके ऊपर सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा कि कंपनी के ऊपर जो पी रेशियो है वो बहुत हाई हो चुके हैं। कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। देखिए केमिकल सेक्टर में जब करेक्शन है, केमिकल सेक्टर में जब डिमांड कम है, उस टाइम में भी कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया, खुद को इस तरीके से अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट किया, अलग लेवल में कंपनी काम किया। वो सचमुच में एक देखने वाला बात है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया वो सचमुच अलग अलग सिचुएशन जैसा है। क्योंकि कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस किया, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट लोग आशा नहीं कर रहे थे कि केमिकल सेक्टर में इतना खराब हालत होने के बाद भी कंटिन्यूसली कंपनी क्या कर रहा है, सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ते चले गए, बेस्ट तरीके से सेल्स को यहाँ पे बढ़ाता हुआ देखने को मिले। और मुझे लगता है जिस तरीके से सेल्स बढ़े और जिस तरीके से एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली मेंटेन हो रहा है। ऐसे नहीं कि नेट प्रॉफिट बहुत खराब हो गया
तो इस बार ऐसा नहीं हुआ, कंपनी पिछले सालों की तुलना से भी अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया। उसी तरीके से क्वार्टर-क्वार्टर बेसिस में भी अच्छा खासा प्रॉफिट को ग्रोथ हुआ। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से खुद का प्रॉफिट एंड सेल्स को मेंटेन्स किया, जो कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में और भी ज़्यादा हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर पहले कप विद हैंड पैटर्न्स बना था। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी टेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया और टारगेट को भी अचीव किया। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो कभी ना कभी वो नीचे आएगा। उसके बाद कोई भी अगर पैटर्न्स बने, कोई भी स्ट्रैटेजीज बने, तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है बलमार लॉरीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो 2200 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट आई है कि स्प्लिट का कंपनी हर एक के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।